हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवलियर डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि 10 अप्रैल को आपका फुल लेंथ टेस्ट हुआ, सेकंड एफएलटी हुआ और उसमें जो हमारा जीके का सेक्शन है वहां पर कुछ 8 to 9 क्वेश्चंस मुझे ऐसे फील हुए कि वो मैप बेस्ड हैं और वहां पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी। अदरवाइज तो सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस थे तो उसमें मुझे लगता है कि आपको परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है, उसका जवाब आता है तो आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। पर जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वहां पर डाउट हमेशा रहता है अगर क्लैरिटी नहीं होती है तो मैंने उसी तरह के मैप बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर पिक किए हैं। ये ज्यादा नहीं, 8 to 9 क्वेश्चंस है, तो फटाफट से एक एक करके इनके एक्सप्लेनेशन को और इनके आंसर्स को चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है भाई लोग क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशन करंट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की ओशन करंट को आपको बताना है। यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, पेरू करंट, बेंगुएला करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और कैलिफोर्निया करंट। तो फटाफट से वर्ल्ड के मैप पर इसको मार्क करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा वर्ल्ड का मैप और इस वर्ल्ड के मैप में आप सबको मालूम है कि ये लाइन है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और पूरी अर्थ को अगर ये डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब है कि ये लैंड के साथ साथ हमारे जो ओशंस हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब जैसे आप यहां पर देखो, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन को भी डिवाइड कर दिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन में। यही हमारा इंडियन ओशन है, उसको नॉर्थ इंडियन ओशन और फिर अपना साउथ इंडियन ओशन, वहीं पैसिफिक को नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में। तो बेसिक बात यह है कि अटलांटिक ओशन की करंट आपसे पूछी गई है, तो अगर आपको अटलांटिक ओशन की करंट्स अच्छे से मालूम है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको अटलांटिक ओशन की सारी करंट्स बता देता हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आंसर भी पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, पहले यहां की करंट्स को कवर करेंगे और उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स को। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो पहली करंट है वो है ये, इसका नाम है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इसका मतलब है कि एक तो इक्वेटर के नॉर्थ में है और उसके बाद इक्वेटर के पास में है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये हमारी होगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जैसे ही ये करंट आगे बढ़ेगी तो इस करंट का नाम अलग हो जाता है, बेसिकली ये डिफरेंट करंट बन जाती है और इस करंट का नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। अब इसका नाम गल्फ स्ट्रीम क्यों है? क्योंकि यहां ये यूएसए है, यहां पर ये मैक्सिको है, यूएसए और मैक्सिको के पास यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के सामने ये करंट है, इसी वजह से इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। तो 2 करंट्स हमारी यहां पर हो गई। उसके बाद देखो भाई, ये हमारा यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये जो एक करंट है इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कहो, करंट कहो, स्ट्रीम कहो, तीनों का ही मतलब पानी का मूवमेंट है यहां पर, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये जो हमारी करंट है ये फिर आगे जाके एक दूसरी करंट में कन्वर्ट होती है जिसे हम बोलते हैं कैनरी करंट। इसका नाम है कैनरी करंट। कैनरी करंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा आप अफ्रीका देख रहे हो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे हो, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के थोड़ा सा वेस्ट में देखो, नॉर्थ वेस्ट में देखो, यहां पर जहां पर ये मोरक्को और वेस्टर्न सहारा है, यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स का नाम है कैनरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो कैनरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साइड से ये करंट गुजर रही है, इसलिए इसका नाम कैनरी करंट है। तो साइकिल की जो 4 करंट्स है वो हमने देख ली, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ये कैनरी। इसके बाद देखो ध्यान से, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से ही हमारी एक करंट ऊपर की तरफ जाती है इस तरह से, और ये यहां चली जाती है बिल्कुल आर्कटिक ओशन की तरफ, यानी यूरोप के ऊपर आर्कटिक ओशन की तरफ चली जाती है।
और ये जो करंट है, ये करंट एक कंट्री के साइड से पास हो रही है। इस कंट्री का नाम तुम सब जानते होगे, इस कंट्री का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे। तो अगर नॉर्वे के साइड से ये पास हो रही है तो इसका नाम है नॉर्वेजियन करंट। क्या नाम है भाई लोग? नॉर्वेजियन करंट। ये है नॉर्वेजियन करंट। और फिर ये हमारा एक आइलैंड है, बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। और इस ग्रीनलैंड के ईस्ट से, ग्रीनलैंड के ईस्ट से एक करंट नीचे की तरफ आती है और इसका नाम है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। बड़ा सिंपल नाम है, देखो लॉजिक है हर करंट के नाम में। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ये हमारी ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। उसके बाद भाई लोग देखो, यहां पर ये एक सी है, एक सी है, इसका नाम है लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी। और लेब्राडोर सी से जब कोई करंट ओरिजिनेट हो रही है और अमेरिका की तरफ जा रही है, यूएसए की तरफ जा रही है, तो लेब्राडोर सी से ओरिजिनेट हुई, तो इसका नाम भी हुआ, इस करंट का नाम भी हुआ लेब्राडोर करंट। तो इस तरह से वी आर डन विद 7 ओशन करंट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब अगर साउथ अटलांटिक ओशन की बात करें तो फटाफट से देखो, जैसे ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है, तो ये है भाई लोग साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट। और उसके बाद यहां पर सबको मालूम है ब्राजील है, यहां पर ब्राजील है। तो ब्राजील के साइड से जो करंट निकल रही है, इस करंट का नाम है ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट, ये हो गई हमारी ब्राजीलियन करंट। और फिर देखो ध्यान से, ये एक ओशन करंट है। ध्यान से देखो, ये यहां पर एक ओशन करंट है और इस ओशन करंट का नाम ध्यान से देखो, जैसे ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसका नाम साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसका नाम साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और फिर अफ्रीका के वेस्ट साइड में ये करंट है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर बेसिकली एक कंट्री है। अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं, उनमें से एक कंट्री है यहां पर। इस कंट्री का नाम है अंगोला। अंगोला कंट्री है ये। और अंगोला कंट्री की एक कोस्टल सिटी, जैसे हमारे यहाँ कोस्टल सिटी है मुंबई, या फिर हमारे पास अपनी कोस्टल सिटी है कोचिन, तो वैसे ही एक कोस्टल सिटी है अंगोला कंट्री की, इसका नाम है बेंगुएला। ये बेंगुएला सिटी है। तो बेंगुएला सिटी के साइड से गुजर रही है करंट, तो इस करंट का नाम भी बेंगुएला करंट। इस तरह से हमारे अटलांटिक ओशन की लगभग सारी करंट्स हो गई। एक करंट रहती है, ध्यान से देखो, यहां आपको कुछ आइलैंड्स नजर आ रहे होंगे, ये कुछ आइलैंड्स नजर आ रहे होंगे, ये ग्रुप है आइलैंड्स का, इसे बोलते हैं फॉकलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फॉकलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहां से भाई लोग एक करंट निकलती है और इस तरह से यहां पर जाती है। इस करंट का नाम है, क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड्स के साथ से निकल रही है, तो इसे बोलते हैं फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट। तो ये है हमारी अटलांटिक ओशन की करंट्स। अब एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। ध्यान से देखो भाई, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशन करंट ऑफ अटलांटिक ओशन। भाई अभी हम लोगों ने देखा कि बेंगुएला करंट जो है वो अफ्रीका के वेस्ट साइड में थी, तो बेंगुएला करंट इसका सही आंसर है। पेरू करंट जो है ये है भैया पैसिफिक ओशन में, ये पैसिफिक ओशन में है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये इंडियन ओशन में है, ये इंडियन ओशन में है। और उसके बाद कैलिफोर्निया करंट जो है ये पैसिफिक ओशन में है। तो मैं ये तीनों भी मार करके आपको दिखाई देता हूं कि पेरू, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन और कैलिफोर्निया करंट कहां पर है। ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास अब पेरू करंट, तो पेरू साउथ पैसिफिक में है भैया। पेरू कहां पर है? साउथ पैसिफिक में। ध्यान से देखो, ये है पेरू करंट, क्योंकि ये कंट्री है पेरू, तो इसी के साइड से जा रही है, इसका नाम है पेरू करंट। देखो पेरू करंट को कई बार हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, तो एग्जाम में अगर हम्बोल्ट करंट आए तो कंफ्यूज नहीं होना, पेरू करंट का ही नाम है वो। तो वेदर यू कॉल इट पेरू और हम्बोल्ट, इट इज सेम। ठीक है, पेरू या फिर हम्बोल्ट एक ही बात है। और इस करंट को आप यहां पर भी मार्क कर सकते हो, यहां पर भी मार्क कर सकते हो, एक ही बात है
है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैसिफिक ओशन ही तो है, तो यहां पर भी मार्क कर सकते हो, एक ही बात है। और ये पेरू हो गई। उसके बाद कैलिफोर्निया करंट देखो, कैलिफोर्निया करंट यहां नॉर्थ पैसिफिक में है, ये है कैलिफोर्निया करंट। और इसका नाम कैलिफोर्निया क्यों है, तो आप लोगों ने कैलिफोर्निया एक स्टेट सुना होगा यूएसए में, तो ये देखो यहां पर है कैलिफोर्निया स्टेट। तो अगर उस करंट को मैंने वहां बनाया तो वहां की जगह यहां पर भी बना सकता हूं, सेम ही जगह है, ये पैसिफिक ओशन में सेम जगह है, तो इसकी वजह से इसका नाम हो जाता है कैलिफोर्निया करंट। और एक लास्ट में है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन देखो भाई, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो इंडियन ओशन में है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इंडियन ओशन में है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां पर सॉल्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई लोग, ध्यान से देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान से देखो भाई लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि लावा सॉलिडिफाइंग परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेकोलिथ, बेथोलिथ, डाइक और सिल। देखो जनरल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा डायग्राम का यूज है, तो इस क्वेश्चन को एक बार पिक कर लेते हैं। ध्यान से देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने तो ये क्लास में किया भी है। ध्यान से देखो, बेसिकली ये टॉपिक है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, intrusive landforms developed by volcanoes। देखो भाई ध्यान से, इसमें बेसिकली है क्या कि सपोज करो ये हमारा सरफेस है और यहां पर ये कोई वॉल्केनिक माउंटेन है। वॉल्केनिक माउंटेन का ये तो होता है माउथ, जो ओपनिंग है इसे हम बोलते हैं माउथ ऑफ द वॉल्केनो, ये माउथ है। और ये माउथ जो है ये कनेक्टेड रहता है, ये कनेक्टेड रहता है एक नेचुरल वेंट के थ्रू नीचे मैग्मा चैम्बर से। किससे कनेक्टेड रहता है भाई लोग? मैग्मा चैम्बर से। अब ध्यान से देखो, ये है हमारी वेंट, नेचुरल वेंट जो नेचुरली बनी है, और उसके बाद ये कनेक्टेड है माउथ के साथ। एक चीज मैं आप सबको बता दूं, मैं पहले भी शायद बता चुका हूं कि सरफेस से अगर 200 किलोमीटर नीचे जाते हो, वैसे तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सरफेस से 200 किलोमीटर नीचे चले जाओ। इंसान के लिए आज तक पॉसिबल हुआ है 3 to 4 किलोमीटर नीचे जाना, अपनी अफ्रीका की जो गोल्ड माइंस है वहां पर। और मशीन के लिए एक जगह है, ये है आर्कटिक ओशन के पास कोला करके एक रीजन है, कोला। तो उस कोला में मशीन 12-13 किलोमीटर तक गई है बस। पर हमें एस्टिमेट्स के बेसिस पर अर्थ के अंदर 6370 किलोमीटर के अंदर क्या है वो भी सारी जानकारी है, और ये एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। तो 200 किलोमीटर तक का सिचुएशन क्या है यहां पर कि 200 किलोमीटर नीचे जाओगे तो ये हमारी अर्थ की जो लेयर है इसे हम बोल देते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, एंड लिथोस्फेयर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। ये रॉक से बनी हुई है, इसीलिए ये जो लेयर है काफी ठोस है, काफी सॉलिड है। अब ध्यान से देखो, जब आप 200 किलोमीटर से नीचे जाओगे और 200 किलोमीटर यानी सरफेस से 400 किलोमीटर नीचे, तो इस लेयर को 200 से 400 किलोमीटर के बीच की लेयर को बोल देते हैं एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर। अब एस्थीनोस्फेयर लेयर में क्या है, रॉक्स तो है ही, कंपैरेटिवली कम रॉक्स है पर रॉक्स हैं, पर साथ ही साथ यहां पर आपको देखने को मिलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक थोरियम, यूरेनियम, इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से यहां पर जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद वो रॉक्स बन जाती हैं मैग्मा। मैग्मा का मतलब ही होता है मोल्टन रॉक्स, पिघली हुई चट्टानें। तो ये मैग्मा चैम्बर हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो भाई, ये जो मैग्मा है ये बेसिकली बना है चट्टानों के जलने से, चट्टानों के पिघलने से, जो कि हीट के कांटेक्ट में आई। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज जलेगी वो भी हमारी रॉक्स, तो रॉक्स तो मिनरल्स की बनी हुई है, मिनरल्स जल रहे हैं इसका मतलब, और मिनरल्स अगर जल रहे हैं इसका मतलब गैसेस रिलीज होंगी,
और उन गैसेस के पुश की वजह से ये जो मैग्मा है ये इस वेंट के थ्रू, गैसेस के पुश की वजह से ये मैग्मा इस वेंट के थ्रू इस माउथ से बाहर आता है, और जब ये बाहर आ जाता है सरफेस पर तब हम इसे बोलते हैं लावा। यानी मैग्मा और लावा में कोई फर्क नहीं है, मैग्मा जमीन के अंदर बोल रहे हैं और लावा जमीन के बाहर बोल रहे हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, ये जो लावा है, ये जो लावा है, अब अगर ये बाहर आ गया सरफेस पर तो ये बाहर आके कहीं पर डिपॉजिट होगा, फिर हवा और पानी के कांटेक्ट में आने से ये ठंडा भी होगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कन्वर्ट हो जाएगा एक रॉक में, और ऐसी रॉक को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक जो बाहर बन रही है सरफेस के, इसे बोलते हैं स्पेसिफिकली एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब एक्सट्रूसिव बोल रहे मतलब कुछ इंट्रूसिव भी होती होगी। देखो भाई, अगर कहीं इस पूरे के पूरे सरफेस के अंदर वेंट के आसपास कहीं पर कोई वीक एरिया होता है तो वहां पर ये जो मैग्मा है वहां पर डिपॉजिट हो जाता है, यानी सरफेस के अंदर भी मैग्मा का डिपोजिशन पॉसिबल है। और जब वो मैग्मा सरफेस के अंदर कहीं डिपॉजिट होता है तो वो डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्म्स को एक्वायर करता है। उन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, यानी जमीन के अंदर बनने वाले लैंडफॉर्म्स। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से, अगर मैग्मा के डिपोजिशन से, ध्यान से सुनो, अगर मैग्मा के डिपोजिशन से कोई ऐसा यहां पर स्ट्रक्चर बने, ऐसा कोई शेप बने, डोम लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, डोम लाइक स्ट्रक्चर, और इस तरह से कोई इरेगुलर सा बेस बन गया इसका, तो ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर को, जो इरेगुलर सा बेस बना हुआ है ऊपर नीचे ऊपर खाबर सा, इसे बोल देते हैं बेथोलिथ। इसे क्या बोल देते हैं भाई लोग? बेथोलिथ। ये तो हो गया बेथोलिथ। फिर एक है लेकोलिथ, ये भी डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी मैग्मा का डिपोजिशन डोम लाइक शेप में, पर ये बिल्कुल फ्लैट बेस होता है, और ये जो फ्लैट बेस है भाई लोग, ये कनेक्टेड रहता है इस मैग्मा चैम्बर से डायरेक्टली भी, इस तरह से। यानी एक पाइप लाइक कॉन्डुइट है, ये एक नली है जो मैग्मा चैम्बर से कनेक्टेड है। तो डोम लाइक स्ट्रक्चर विद फ्लैट बेस एंड हैविंग अ पाइप लाइक कॉन्डुइट इज कॉल्ड लेकोलिथ। व्हाट डू वी कॉल इट? लेकोलिथ। ये तो हो गया भैया लेकोलिथ। फिर देखो, अगर मैग्मा का डिपोजिशन सरफेस के अंदर, मैग्मा का डिपोजिशन अगर सरफेस के अंदर एक सॉसर लाइक स्ट्रक्चर में हो, ध्यान से देखो, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, यानी जैसे प्लेट होती है, सॉसर होता है, उस तरह का अगर स्ट्रक्चर बने, यानी आप ध्यान से देखो, इट इज कॉन्केव टू स्काई बॉडी, इट इज कॉन्केव टू स्काई। तो ऐसे सॉसर लाइक शेप को, मैग्मा के इस तरह के डिपोजिशन को बोल देते हैं हम लोग लेपोलिथ। क्या बोल देते हैं भाई लोग? लेपोलिथ। कंफ्यूज नहीं होना, ये लेकोलिथ है जिसमें पाइप लाइक कंडुइट है, ये लेकोलिथ। ये सॉसर लाइक स्ट्रक्चर लेपोलिथ, डोम लाइक स्ट्रक्चर विद इरेगुलर बेस बेथोलिथ। और अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें मैग्मा एक वेव के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, इस तरह से मैग्मा एक वेव के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, और ये वेवी स्ट्रक्चर अगेन ये भी एक पाइप लाइक कंडुइट के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसे बोल देते हैं, इस वेवी स्ट्रक्चर को बोल देते हैं भाई लोग फेकोलिथ। फेकोलिथ, इसे बोल देते हैं फेकोलिथ। तो ध्यान से देखो, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और ये फेकोलिथ। उसके बाद देखो भाई, कई बार जो मैग्मा का डिपोजिशन है जमीन के अंदर, वो एक थिन शीट के तरह हो जाता है। ये थिन नहीं, ये थिक शीट है। थिन एक दूसरी बनाएंगे, ये है थिक शीट। अब ये थिक शीट के फॉर्म में अगर होता है, एक मोटी शीट के फॉर्म में होता है, तो इस तरह के मैग्मा के डिपोजिशन को बोल देते हैं सिल। इसे क्या बोलते हैं? सिल। पर अगर थिन शीट के फॉर्म में हो, एक थिन शीट के फॉर्म में हो, तो इसे बोल देते हैं
शीट। तो सिल और शीट यानी थिकनेस पे डिपेंड करता है कि ये सिल है या शीट है। और उसके बाद देखो भाई लास्ट में एक वर्टिकल स्ट्रक्चर भी कई बार बन जाता है मैग्मा के डिपोजिशन से, जो इस माउंटेन के आसपास बनता है। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, परपेंडिकुलर है टू द ग्राउंड। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइक। डाइक। तो इस तरह से ये है हमारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स मेड बाय वॉल्केनोज। अब ऐसा करते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था वो एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, लावा सॉलिडिफाइंग परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अब तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, डाइक बोलते हैं। लेकोलिथ तुम्हें पता चल गया, डोम लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ पाइप लाइक कंडुइट कनेक्टेड टू मैग्मा चैम्बर। बेथोलिथ तुम्हें पता चल गया, अ डोम लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ रेगुलर बेस। सिल तुम्हें पता चल गया, a thick sheet of deposition of magma। तो आंसर है हमारा डाइक, सी है आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखो यहीं पर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 54, मोरेन्स आर फॉर्म्ड इन ग्लेशियल रीजन्स, मॉनसून रीजन्स, रिवर डेल्टास और एरिड रीजन्स। मॉनसून रीजन का मतलब जहां पे मॉनसून की जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हो रही है। रिवर डेल्टास मतलब जहां पर रिवर्स अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट को सी शोर पर डिपॉजिट कर देती हैं, वहां पर उसे बोलते हैं डेल्टा। जैसे सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और एरिड रीजन का मतलब होता है शुष्क प्रदेश, यानी कि सूखा एरिया, जैसे राजस्थान। राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है जहां पे थार डेजर्ट है वो एरिड रीजन है। अब बात है कि मोरेन्स कहां पर बनते हैं भाई लोग? मोरेन्स बनते हैं ग्लेशियल रीजन्स में। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो भाई ध्यान से, मोरेन्स का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि ये अपना सरफेस है और ये है कोई माउंटेन, ये इस तरह से कोई माउंटेन है और इस माउंटेन पर यहां पर ये कोई ग्लेशियर है। ध्यान से देखो भाई, ये यहां पर ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है। यहां पर ध्यान से देखो, इस तरह से ये पूरा का पूरा यहां पर ग्लेशियर है। अब ध्यान से देखो, ये ग्लेशियर है यहां पर। अब इस ग्लेशियर के अंदर क्या होता है भाई? पहाड़ पे बना है ग्लेशियर, बर्फ का डिपोजिशन पहाड़ पर है। तो और ये जो बर्फ है, ये जो ग्लेशियर है, पिघलता भी है। ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, उसकी वजह से ये पिघलेगा भी। और जब ये ग्लेशियर पिघलता है भाई लोग, तो होता क्या है कि ग्लेशियर के बीच में कहीं कहीं पर कुछ पत्थर होते हैं, है ना, कुछ रॉकी पार्टिकल्स होते हैं। जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो रॉकी पार्टिकल्स भी पिघल के ग्लेशियर के साथ नीचे की तरफ आ जाते हैं। और ये जो नीचे आकर ये रॉकी पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं मोरेन्स। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। तो मोरेन्स क्या है? ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से ग्लेशियर अपने साथ कुछ रॉकी पार्टिकल्स, रॉकी बोल्डर्स, रॉकी स्टोन्स को अपने साथ बहा के ले आता है और इकट्ठा कर देता है एक जगह पे। तो जहां इकट्ठे होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं मोरेन्स। हालांकि मोरेन्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पर उतना डिटेल में आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, देखो 54। तो इसका आंसर तो हमें पता चली गया कि ये ग्लेशियल रीजन में बनते हैं, ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 64 यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब देखो, कंट्रीज तो तुम्हें समझ में आ रही है, एक तरफ कंट्रीज हैं और दूसरी तरफ है हमारी लोकल विंड्स। अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। हम लोगों ने क्लास में भी कवर किया है और यहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये बेसिकली लोकल विंड्स हैं, ये हैं लोकल विंड्स। वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रीजन्स में कुछ विंड्स चलती हैं जो उन्हीं रीजन्स में चलती हैं, इसीलिए इन्हें लोकल विंड्स बोल रहे हैं। अब कौन सी कंट्री में कौन सी लोकल विंड चलती है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर देखो भैया, एक तो नॉर्वेस्टर है, यहां शमल है, यहां मिस्ट्रल है, यहां पर लेवेंटर है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं
जो लोकल विंड्स हैं वो आपको फटाफट से बना के दिखा देता हूं। ये कहां पर है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, वर्ल्ड के मैप पर मार्क करेंगे इनको। देखो दो तरह की लोकल विंड्स होती हैं भाई, दो तरह की लोकल विंड्स होती हैं। एक तो होती हैं वार्म लोकल विंड्स, गर्म हवाएं, और दूसरी होती हैं कोल्ड लोकल विंड्स यानी ठंडी हवाएं। तो सबसे पहले मैं जो वार्म लोकल विंड्स हैं उन्हें मार्क कर देता हूं फटाफट से, सारी की सारी मार्क कर देता हूं ताकि सारा का सारा रिवीजन हो जाए तुम्हारा। ध्यान से देखो, यहां पर ये एक माउंटेन रेंज है, यहां पर एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है रॉकी माउंटेन रेंज। ये नॉर्थ अमेरिका में इस तरह से फैली हुई है, ये है रॉकी माउंटेन रेंज। और रॉकी माउंटेन रेंज से देखो ध्यान से, यहां पर एक लोकल विंड चल रही है। मैं पहले वार्म लोकल विंड्स बता रहा हूं, ठीक है, वार्म लोकल विंड्स मैं यहां पे लिख भी देता हूं अगर कोई डाउट हो तो। वार्म लोकल विंड्स, ध्यान से देखो भैया, वार्म लोकल विंड्स। तो पहली है ये रेड वाली जो यूएसए में है, कहां पर है, यूएसए में, और रॉकी की तरफ से आ रही है, रॉकी की तरफ से आ रही है यूएसए में। इसका नाम है चिनूक। क्या नाम है भाई लोग, इसका नाम है चिनूक विंड। और फिर एक ऐसे ही यूएसए के अंदर रॉकी की ही तरफ से आ रही है, इसका नाम है सेंटा एना, सेंटा एना। तो सेंटा एना विंड और चिनूक, ये दो हो गई। चिनूक के बारे में कहा जाता है कि इसे स्नो ईटर बोलते हैं, स्नो ईटर। बेसिक बात यह है विंटर्स में चलती है। ये कब चलती है भाई लोग, विंटर्स में। ध्यान से देखो, ये जो विंड है ये चलती है विंटर्स में, ये चलती है विंटर्स में। और विंटर्स में जब चलती है गर्म हवा तो क्या होता है कि जैसे ये यूएसए का कुछ एरिया यहां पर ग्रासलैंड्स वगैरह हैं, यहां यूएसए में ग्रासलैंड्स हैं, तो ग्रासलैंड्स के ऊपर विंटर्स में बर्फ जम जाती है, स्नोफॉल जम जाती है। तो जो ग्रासलैंड अगर बर्फ से कवर हो गए तो जो जानवर हैं उनके लिए तो चारा कहां से मिलेगा, तो चारा अवेलेबल नहीं हो पाता विंटर्स में जानवरों के लिए, क्योंकि पूरे ग्रासलैंड पर स्नोफॉल आ जाती है। तो अब सीन ये है कि चिनूक विंटर्स में चलती है जब स्नोफॉल है ग्रासलैंड्स पर। ये चिनूक जैसे ही ग्रासलैंड्स के ऊपर से जाती है उस बर्फ को पिघला देती है, यानी एक तरह से उस बर्फ को खा जाती है, और वो ग्रासलैंड्स अवेलेबल हो जाते हैं जानवरों के चारे के लिए। इसलिए चिनूक को कई बार स्नो ईटर भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान से देखना। और फिर यहां पर एक माउंटेन रेंज है, ध्यान से देखो, एक माउंटेन रेंज है यहां पर, तुम लोगों ने इसका नाम में भी सुना हो, अपलेशियन माउंटेन रेंज। अपलेशियन माउंटेन रेंज है यूएसए में, यहां पर यह है अपलेशियन माउंटेन रेंज। इसके पैरेलल एक हमारी लोकल विंड ब्लो करती है, इसका नाम है ब्लैक रोलर। इसका नाम क्या है भाई लोग, ब्लैक रोलर। तो ये ब्लैक रोलर हो गई। उसके बाद देखो साउथ अमेरिका में एक ही लोकल विंड है, पर उससे पहले ये देखो माउंटेन रेंज है एंडीज, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है भाई लोग, नीचे चिले तक जा रही है। अब यहां पर एक विंड है, एक ही विंड है जो एंडीज से अर्जेंटीना में जा रही है, इसका नाम है जोंडा। तो नॉर्थ अमेरिका में 3 और साउथ अमेरिका में 1, वो है जोंडा, अर्जेंटीना में एंडीज की तरफ से। फटाफट से यूरोप में आते, देखो यूरोप जनरली ठंडा एरिया है, तो ठंडे एरिया में ऑब्वियस सी बात है गर्म हवा तो होगी नहीं, पर एक है, एक यहां पर देखने को मिलती है, जैसे यहां पर इटली, फिर फ्रांस, उसके बाद यहां पर यह है अपना स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। यहां पर ये एक माउंटेन रेंज बनाई है मैंने, जिसे हम बोलते हैं एल्प्स, ALPS। यूरोप में एक माउंटेन रेंज है फेमस, एल्प्स। तो एल्प्स को पार करके इटली से फ्रांस की तरफ, ध्यान से देखो, इटली से फ्रांस की तरफ एक वार्म लोकल विंड चलती है, इसका नाम है फोहन, FOHN या FOEHN, एक ही बात है, FOHN या FOEHN। तो फोहन ये यूरोप में अकेली गर्म हवा है, और अफ्रीका तो पूरा का पूरा ही गर्म है, सहारा डेजर्ट वगैरह आप सब जानते हो। तो यहां पर 5 लोकल विंड्स है, मैं फटाफट से बता देता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर ये कंट्री है
लीबिया, ये कंट्री है इजिप्ट, यहां पर ये कंट्री है मोरक्को, यहां पर ये अल्जीरिया, ये ट्यूनीशिया, फिर ये वेस्टर्न सहारा, उसके बाद ये अपनी मॉरिटानिया, ये माली, उसके बाद यहां पर ये है नाइजर, ये नाइजीरिया, ये घाना, उसके बाद ये है चैड, ये है अपना नॉर्थ सूडान, ये साउथ सूडान, ठीक है भाई। फिर उसके नीचे ये युगांडा, और उसके बाद ये है तंजानिया, इधर केनिया, ये इथियोपिया। इस तरह से ये कंट्रीज हैं जो हमारे काम की। अब ध्यान से देखो, ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। अब बेसिक बात है कि हमें वो 5 विंड्स मार्क करनी है। ध्यान से देखो भाई लोग, नाइजर से लीबिया होते हुए पहली विंड, नाइजर से लीबिया होते हुए ये पहली विंड जा रही है, इसका नाम है सिरोको। सिरोको, सिरोको विंड है, गर्म हवा है अफ्रीका में, नाइजर से लीबिया। वहीं एक और है, एक और है, ये नॉर्थ सूडान से इजिप्ट होते हुए मेडिटेरेनियन सी की तरफ जा रही है, इसका नाम है खमसन। इसका नाम है भाई लोग खमसन। तो सिरोको, खमसन। उसके बाद नाइजीरिया से घाना कोस्ट की तरफ जा रही है हरमैटन। हरमैटन, ये हरमैटन हो गई। उसके बाद ध्यान से देखो, हरमैटन के बाद यहां पर तंजानिया, युगांडा और साउथ सूडान में ब्लो कर रही है हबूब। कौन सी विंड है? हबूब। और साउथ अफ्रीका में ये यहां से एक विंड ब्लो कर रही है, इसका नाम, जैसे मैं आपको बता दूं, ये एक माउंटेन रेंज के पैरेलल ब्लो कर रही है। इस माउंटेन रेंज का नाम है ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग। अब इसकी वजह से आपको याद हो जाएगा, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है, तो ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन रेंज के पास ये जो विंड है, इसका नाम है बर्ग। सिंपल है, ड्रेकेंसबर्ग का बर्ग उठा लो, ये बर्ग। और एक चीज याद रखो, ये हो गई 5 लोकल विंड्स अफ्रीका में, पर हरमैटन इंपॉर्टेंट है। हरमैटन इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी कॉल इट डॉक्टर विंड। वी कॉल इट डॉक्टर विंड। और डॉक्टर विंड इसलिए बोल रहे हैं, देखो डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, तो ये विंड भी किसी तरह का कोई इलाज कर रही होगी किसी बीमारी का। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो घाना है कंट्री, ये जो घाना कंट्री है, ये कोस्टल कंट्री है। और कोस्टल कंट्री में क्या होता है कि टेम्परेचर तो मॉडरेट रहता है, टेम्परेचर तो मॉडरेट रहता है, यानी ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, पर ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, उमस बहुत रहती है। तो आपके बॉडी पर जो स्वेटिंग होगी वो सूखेगी नहीं, चिपचिप फील होगा आपको। जैसे अभी मानसून के टाइम में जब गर्मी में कूलर चला के हम लोग देखते हैं, तो कूलर के सामने बैठोगे तो चिपचिप फील हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है हवा में, उमस होती है, और वही उमस को कूलर आपको दे रहा होता है, इसलिए हमें वो चिपचिप फील होती है। अब ध्यान से देखो, घाना कोस्ट पर ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, लोग परेशान है इस चिपचिप से कि भाई स्वेटिंग सूख नहीं रही है, गर्मी बहुत ज्यादा फील हो रही है। और फिर नाइजीरिया की तरफ से ये गर्म हवा आती है। अब अगर कोई ड्राई और वार्म विंड, सूखी और गर्म हवा ऐसे इलाके में आ जाए जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही वो गर्म हवा आपकी बॉडी से टकराएगी, आपको ठंडा फील होगा, आपको ठंडा फील होगा, आपको ह्यूमिडिटी से राहत मिलेगी। इसीलिए ह्यूमिडिटी का इलाज कर दे रही है यहां पर, इसलिए इसे बोल रहे हैं डॉक्टर विंड। तो घाना कोस्ट के लोगों का ह्यूमिडिटी का इलाज हो रहा है हरमैटन के द्वारा, इसलिए वी कॉल इट डॉक्टर विंड। ठीक है, अब हमारे पास एशिया में देखो, एशिया में कुछ लोकल विंड्स हैं, वार्म लोकल विंड्स हैं। ध्यान से देखो कौन कौन सी। सऊदी अरेबिया में सिमूम, सऊदी अरेबिया में सिमूम, सऊदी अरेबिया में सिमूम है। और इराक में शमल है, शमल, इराक में है शमल, शमल। और ईरान में है समून, ईरान में समून। तो कंफ्यूज नहीं होना, सऊदी अरेबिया में सिमूम, इराक में शमल और ईरान में समून। और पाकिस्तान और इंडिया में ब्लो कर रही है लू, गर्मियों में चलती है ना लू, तो वो लू पाकिस्तान और इंडिया में ब्लो करती है, वो भी लोकल विंड है। और जापान में है योमा, जापान में योमा। और भाई लोग ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके पैरेलल जो विंड ब्लो कर रही है इसे बोल रहे हैं हम लोग ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर।
और न्यूजीलैंड में भी एक विंड है, और इस न्यूजीलैंड वाली विंड का नाम है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर। तो इस तरह से हमारी वार्म लोकल विंड्स हो गई खत्म। अब फटाफट से, काफी कम है इससे, तो हमारी जो कोल्ड लोकल विंड्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं, ये भी फटाफट खत्म हो जाएगा। देखो कोल्ड लोकल विंड्स, तो अब आप सब जानते हो कि भैया ये तो है हमारी रॉकी माउंटेन रेंज, ये रॉकी माउंटेन रेंज, ये अपनी एंडीज माउंटेन रेंज, और उसके बाद देखो यहां पर ये है अपनी एल्प्स, ये है अपनी एल्प्स। अब ध्यान से देखो, यहां ये कनाडा है, ऊपर कनाडा है। कनाडा में एक हमारी कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड है, इसका नाम है ब्लिजार्ड। और ब्लिजार्ड का तो जनरली भी मतलब होता है बर्फीला तूफान, तो ये ब्लिजार्ड, तो ये ब्लिजार्ड है। उसके बाद यहां पर अपलेशियन माउंटेन रेंज के पैरेलल, यहां पर ये अपलेशियन माउंटेन रेंज है, अपलेशियन, अपलेशियन माउंटेन रेंज है। इस अपलेशियन माउंटेन रेंज के पैरेलल एक विंड है, इसका नाम है नॉर्दर, इसका नाम है नॉर्दर। और फिर यूएसए से मैक्सिको की तरफ, देखो यूएसए से गल्फ ऑफ मैक्सिको होते हुए मैक्सिको की तरफ ये विंड जा रही है, इसका नाम है पापागयो। क्या नाम है? पापागयो। और पापा कहां गयो? पापागयो पूना। देखो इधर इस साउथ अमेरिका में एक विंड है जो पेरू से बोलीविया की तरफ चलती है, इसका नाम है पूना। तो साउथ अमेरिका में पूना, और साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में एक कोल्ड विंड है, इसका नाम है पंपेरो। पंपेरो, थोड़े अजीब नाम है पर ये अजीब है इसलिए याद भी हो जाएंगे। देखो ब्लिजार्ड, नॉर्दर, पापागयो, पूना, पंपेरो, ये हमारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये विंड्स हो गई। अब यूरोप में आते हैं, मैंने यूरोप को बताया था कि वो ठंडा एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो ठंडी हवाएं हैं वो ज्यादा होंगी कंपैरेटिवली। तो ध्यान से देखो, स्पेन और पोर्चुगल, स्पेन और पुर्तगाल में ये विंड है, इसका नाम है लेवेंटर। लेवेंटर कहां पर है? स्पेन और पुर्तगाल। और उसके बाद जैसे इटली से फ्रांस की तरफ चल रही थी हमारी एक वार्म लोकल विंड फोहन, वैसे ही फ्रांस से इटली की तरफ चलती है मिस्ट्रल। ये भैया मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल फ्रांस से इटली की तरफ एल्प्स को पार करके। और फिर ये यहां से देखो ऑस्ट्रिया से एड्रियाटिक सी की तरफ, ये जो इटली के साइड में सी देख रहे हो ना, ये एड्रियाटिक सी है। तो ऑस्ट्रिया से एड्रियाटिक सी की तरफ जो विंड चल रही है इसका नाम है बोरा, बोरा। और फिर एड्रियाटिक सी से मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो चल रही है इसे बोलते हैं ग्रिगेल, ग्रिगेल। और फिर जो रशिया का पार्ट यूरोप में है वहां पर एक विंड चल रही है, इसका नाम है पुर्गा। इसका नाम क्या है भाई लोग? पुर्गा। और फिर रशिया में दो विंड चलती हैं, एक का नाम है काराबुरान, काराबुरान, और दूसरी का नाम है बुरान। तो काराबुरान और बुरान। और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक ही है, इसका तो नाम है सदर्न बस्टर और इसका नाम भी सदर्न बस्टर, यानी ये दोनों एक ही हैं और इनका नाम है सदर्न बस्टर। तो कोल्ड विंड्स भी हमारी यहां पर खत्म हो गई। तो अब अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो देखो भाई, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नॉर्वेस्टर मैंने तुम्हें अभी बताया था कि वार्म लोकल विंड है और न्यूजीलैंड में है, तो ये तो करेक्टली मैच्ड है। शमल इराक में है, वार्म लोकल विंड है। मिस्ट्रल फ्रांस में है, कोल्ड लोकल विंड अभी पड़ा। लेवेंटर साउथ अमेरिका में थोड़ी है, ये तो स्पेन में है, स्पेन और पोर्चुगल। तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है, यानी आंसर हो गया डी। 64 नंबर क्वेश्चन यहां पर हमारा खत्म। अब 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा ये देखो, अरेंज दी फॉलोइंग पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इंडियन पोर्ट्स दिए हुए हैं एंड वी नीड टू अरेंज देम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है। तो एन्नोर है, चेन्नई है, पारादीप है, तूतीकोरिन है। तो एन्नोर, चेन्नई, पारादीप और तूतीकोरिन। अगर तुम्हें मैप अच्छे से याद है मेजर पोर्ट्स वाला, तो तुम यहीं पे इसको सॉल्व कर दोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे साउथ इंडिया का मैप बना के दिखाता हूं थोड़ा सा ना, यहीं पर इसको निपटा देते हैं। देखो ध्यान से,
ये पेनिनसुलर इंडिया का यहां पर हमारे पास मैप है, इस तरह से मैप है। अब ध्यान से देखो, एन्नोर पोर्ट जो है, एन्नोर पोर्ट, ये भाई लोग तमिलनाडु में है। इसे आज के टाइम में कामराजार पोर्ट बोलते हैं। एन्नोर पोर्ट का नया नाम है कामराजार पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कामराजार। तो देखो ध्यान से, ये तमिलनाडु में यहां पर है कामराजार पोर्ट यानी एन्नोर पोर्ट। तो मैंने यहां पे ई लिख दिया, एन्नोर तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, तो एन्नोर के जस्ट नीचे है चेन्नई, तो ये भी लिख दिया हमने चेन्नई। पारादीप भाई ओडिशा में है, पारादीप तो ओडिशा में है, पारादीप ओडिशा में। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, बिल्कुल साउथ में तूतीकोरिन। हालांकि तूतीकोरिन का नाम हो चुका है अब वीओ चिदम्बरम पोर्ट, और एन्नोर का हो गया है कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट। तो भाई नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था। तो देखो पारादीप यानी तीसरा नंबर पहले पे, देखो मैं इसकी नंबरिंग यही कर देता हूं। पारादीप की है नंबरिंग तीसरी, फिर एन्नोर की है पहली, और उसके बाद चेन्नई की है 2, और तूतीकोरिन की 4। 3124 कहीं पर है, 3124 देखो आंसर है सी, 3124। और आप सबको पता होना चाहिए एन्नोर पोर्ट यानी ये जो कामराजार पोर्ट है, ये 1999 में बना, एंड इट इज द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया विच इज एक्टिंग लाइक अ पब्लिक कंपनी। सरकारी कंपनी की तरह काम कर रहा है मेजर पोर्ट कामराजार, सरकारी पोर्ट है पूरी तरह से। उसके बाद एक चीज और देखो, ये एन्नोर पोर्ट का काम होता है कि ये थर्मल कोल को डील कर रहा है। मेजर पोर्ट है एन्नोर, यहां पर थर्मल कोल आता है जिसका इस्तेमाल होता है हमारे तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर स्टेशन के लिए। थर्मल पावर प्लांट है जहां पर कोल से बिजली बनाई जाती है। और उसके बाद चेन्नई का जो फीचर है वो ये कि बे ऑफ बंगाल में ये हमारे पास अपना लार्जेस्ट पोर्ट है, और इसका पुराना नाम मद्रास पोर्ट है, अंग्रेजों ने ही से बनाया था। वहीं तूतीकोरिन जो है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पांड्या रूलर्स, ड्यूरिंग द रेन ऑफ पांड्या रूलर्स 8th 9th सेंचुरी में। तो ये हमारा हो गया एंशिएंट पोर्ट। और पारादीप की खास बात यह है कि पारादीप से हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं जापान को, रॉ आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं जापान को। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। फटाफट से वर्ल्ड के मैप पर हमें ये लोकेट करना है। ध्यान से देखो, अरेंज दी फॉलोइंग सीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ इन सीज को अरेंज करना है। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान, येलो सी। मैं फटाफट से वर्ल्ड का मैप निकाल देता हूं ताकि तुम इस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर दो। देखो भाई ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पर इस लोकेशन की बात हो रही है, इस लोकेशन की बात हो रही है एशिया में। तो यहां पर देखो, ये है साउथ चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी, ये है फिर अपना ईस्ट चाइना सी, उसके बाद ये है येलो सी, और ये है सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान। यही तो चार थे, और साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है। तो देखो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, भाई चाइना के साउथ में है तो साउथ चाइना सी, चाइना के ईस्ट में है तो ईस्ट चाइना सी। यहां पे येलो सी, येलो रिवर से भी रिलेटेड है, और उसके बाद ये है अपना सी ऑफ जापान, क्योंकि जापान है तो सी ऑफ जापान। तो ये सीक्वेंस है। अब इसको फटाफट से अरेंज कर देते हैं। देखो यहां पर अरेंज कर देते हैं, तो यहां पर सबसे नीचे है साउथ चाइना सी, तो पहले नंबर पर साउथ चाइना। तो पहला नंबर तो कहां पर है? ए में है और बी में है, तो चलो पहला नंबर तो ठीक है। उसके बाद है ईस्ट चाइना सी, दूसरे नंबर पे, ये दूसरा नंबर होना चाहिए। देखो तो यहां पर भी है और ये तो यहां पर भी है, तो अभी भी ए और बी ही चल रहा है। फिर येलो सी आना चाहिए 1 2 4, तो 1 2 4, यहां तो 3 है, यहां पे 4 है, तो 1 2 4 आंसर तो हमें पता चली गया, आंसर है बी, और लास्ट में आ रहा है 3 यानी सी ऑफ जापान। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 69। अब देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन 72, क्वेश्चन नंबर 72। ये देखो भाई फटाफट से, वर्ल्ड के मैप पर चार चीजों को लोकेट करना है। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स कनेक्ट्स पैसिफिक टू अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट बतानी है। स्ट्रेट का मतलब होता है एक नैरो वाटर बॉडी, एक नैरो वाटर बॉडी
जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, दो बड़े सीज को, ओशंस को कनेक्ट करे। तो एक तो जिब्राल्टर है, एक मलक्का स्ट्रेट है, एक बाब अल मंदाब है, इट शुड बी मंदाब, ध्यान से देखो मंदाब, और यह है मैगलन। तो फटाफट से इन सब को अरेंज कर देते हैं वर्ल्ड के मैप पर। देखो ध्यान से, यहीं पर मार्क कर देते हैं, अभी हो जाएगा ये। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये देखो, ये है यहां पर, इधर ये स्पेन है, इधर ये मोरक्को है, और ये ध्यान से देखो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है, अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है, और ये स्पेन और मोरक्को के बीच में, ये है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद मलक्का स्ट्रेट देखो भाई, ये यहां पर है, ये मलक्का स्ट्रेट, ये सिंगापुर और इधर इंडोनेशिया इनके बीच में है यहां पर, ठीक है भाई। या ये कह सकते हो कि इधर मलेशिया है और इधर इंडोनेशिया है, साउथ में इधर सिंगापुर है, तो इसके बीच में मलक्का स्ट्रेट, और ये कनेक्ट कर रही है अंडमान एंड निकोबार को यहां पे साउथ चाइना सी के साथ, ठीक है। तो ये मलक्का स्ट्रेट है, ये हो गई मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। उसके बाद जो अगली स्ट्रेट है वो है मैगलन। मैगलन देखो भाई यहां चिले में है, और ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है, ये है मैगलन, चिले में मैगलन। और बाब अल मंदाब, ये जो है ये यहां पर है, ये देखो बाब अल मंदाब, ये है गल्फ ऑफ अदन को, गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट करती है रेड सी के साथ, ये रेड सी है, ये रेड सी है। तो रेड सी को गल्फ ऑफ अदन के साथ कनेक्ट कर रही है बाब अल मंदाब। तो क्वेश्चन ये था कि पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, तो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ मैगलन स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया भैया सी, ये हो गया सी, मैगलन, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 ये करते हैं, और 2 मिनट का ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ओके ओके, आई गेस इट वाज योर लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हो गया है, 87 क्वेश्चन नहीं है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ टफ क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेने चाहिए। बाकी तो स्टेटमेंट्स वाले हैं, आंसर आता है तो अटेम्प्ट कर जाओगे, और नहीं आता तो भैया पढ़ना पड़ेगा, अभी भी टाइम है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द